हेलो माय डियर, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप यूट्यूब में चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस का चैनल देख रहे हैं। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, फिजिक्स के बारे में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और उसका इसेंशियल कंडीशंस पढ़े थे। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते थे। उसी दिन जब हम लोग आवश्यक शर्त पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, तो उस सिचुएशंस पे ये दो चीज़ का नाम आया था, कला संबंध और अकला संबंध स्रोत, यानी कोहेरेंट सोर्स एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स के बारे में। तो ये क्या होता है, ये दोनों चीज़ को समझते हैं। लेकिन समझने से पहले आपको दो बात को ध्यान में रखना होगा, और जिसमें सबसे पहला बात है आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है वो आपको समझना है, कलांतर। कलांतर को इंग्लिश में बोला जाता है फेज डिफरेंस। ये दोनों चीज़ अगर आप समझ गए तो आप बहुत इजी वे में सब कुछ समझ जाओगे। तो ये क्या होता है, दोनों टॉपिक को बारी बारी से समझाते हैं। ठीक है, इसी के बेस पर आप लोग ये टॉपिक समझ पाओगे। तो सबसे पहले आवृत्ति में चलते हैं। चलो देखो, मान लो एक वेव जो है, एक वेव सपोज मान लो एक सेकेंड में, एक वेव एक सेकेंड में यहां पहुंचा। ध्यान देना, एक वेव एक सेकेंड में यहां पहुंचा। एक वेव एक सेकेंड के लिए, इस वेव का ये कंडीशन है, इस वेव का ये कंडीशन है, आपके सामने दिख रहा है। आवृत्ति का डिफिनीशन, फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन क्या होता है कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ वेव्स, यानी एक सेकेंड में वेवों की, तरंगों की जो संख्या होती है वही आवृत्ति कहलाती है। एक सेकेंड में जो तरंगों की संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जो वेव की संख्या है वही आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और एक वेव किसको कहते हैं, तो आपने पढ़ा था कि एक श्रृंग और एक गर्त, यानी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेव बनाते हैं। जैसे इसमें एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, तो एक वेव बना, फिर एक क्रेस्ट एक ट्रफ एक वेव बना। सब में ऐसे ही कंडीशंस होता है। तो ऐसा हो सकता है इसने एक सेकेंड में एक वेव हुआ, दो वेव, एक सेकेंड में उसने दो वेव बनाया, तो इसके 2 हर्ट्ज का इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। ठीक है, अच्छा, इसने एक सेकेंड में एक वेव, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, एक वेव, दो वेव, 3 वेव, 4, 5, 6। एक सेकेंड में अगर इसने 6 वेव्स का निर्माण किया तो इसका 6 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यानी एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स आते हैं, जितने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें आप हर्ट्ज लगा दो, वो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अगर एक सेकेंड में 10 वेव्स बन रहे हैं तो 10 हर्ट्ज का उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। एक सेकेंड में अगर 50 वेव्स बन रहे हैं तो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हो गया। ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होता है। ठीक है, कलांतर क्या होता है, अब कलांतर को समझते हैं। तो कलांतर एक्चुअल में क्या है, बड़ी ध्यान से समझिएगा कि कलांतर क्या है। अच्छा, आपने सबसे पहले ये देखा था समान कला, यानी सेम फेज देखा था आपने। ठीक है, फिर आपने देखा असमान कला, यानी डिफरेंट फेज, आपने ये पहले पढ़ा था। और अभी हमने नाम लिया कलांतर, यानी फेज डिफरेंस। ये तीनों अलग अलग चीज है। ठीक है, देखिए समान कला में मैंने क्या बताया था कि 2 या 2 से अधिक ऐसे तरंग, देखिए 2 या 2 से अधिक ऐसे तरंग जिनमें एक तरंग में अगर क्रेस्ट का निर्माण हो रहा है तो दूसरे में क्रेस्ट का ही निर्माण हो, यानी श्रृंग बन रहा है तो पहले में श्रृंग तो दूसरे में भी श्रृंग, पहले में अगर गर्त तो दूसरे में भी गर्त, यानी श्रृंग के साथ श्रृंग, गर्त के साथ गर्त। ठीक है, तो ऐसे वाले को सेम फेज बोलते हैं। 2 से ज़्यादा भी वेव्स हो सकते हैं, तो ये सेम फेज में वेव है। अच्छा, असमान कला मैंने क्या बताया था, ऐसे देखो, क्रेस्ट बना, इसमें ट्रफ बन गया, यानी इसमें श्रृंग बना तो इसमें गर्त बन गया, तो ये असमान कला का वेव था। ये तो आपने पहले पढ़ा था। लेकिन ये कलांतर क्या है, फेज डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए अब कलांतर, यानी कहने का मतलब ये, ध्यान दो, देखो तो इसमें क्रेस्ट बना, इसमें भी क्रेस्ट बना,
ठीक है, जब इसमें क्रेस्ट बना इसमें भी क्रेस्ट बना, तो ये सेम फेज का दोनों वेव हो गया, दोनों सेम फेज का वेव है ना, यहाँ भी दोनों सेम फेज का वेव है, यहाँ भी दोनों सेम फेज का वेव है, लेकिन अंतर ढूंढो। मैंने सेम फेज का मतलब ये बताया कि पहले में अगर क्रेस्ट का निर्माण हो रहा है तो दूसरे में भी क्रेस्ट का निर्माण हो, अगर पहले वाले में ट्रफ का निर्माण हो रहा है दूसरे वाले में ट्रफ का निर्माण हो रहा है, और ये दोनों इस नियम को फॉलो कर रहे हैं, ये भी क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट बनाया, ये भी क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट बनाया। अभी आगे बाद में देखेंगे आगे क्या बना रहा है, लेकिन क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट दोनों तो बनाया, लेकिन अंतर क्या है, देखो ये जितना कोण पे गिरा उतना ही कोण पे ये भी गिरा। अगर ये 45 डिग्री के कोण के साथ गिरा तो ये भी 45 डिग्री के कोण के साथ, तो 45 में से 45 यानी ये दोनों के बीच में फेज में कितना डिफरेंस हुआ, तो एंगल 0, क्योंकि जितना एंगल से ये गिरा इतने ही एंगल से ये गिरा। फेज तो सेम है लेकिन फेज डिफरेंस का मतलब है, ठीक है आप कह रहे हो कि क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट बन रहा है, चलो मानते हैं क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट बना, यहाँ भी क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट बना, लेकिन डिफरेंसेज क्या है, यहाँ पे कोई डिफरेंसेज नहीं है, क्योंकि जितना एंगल से क्रेस्ट यहाँ बना है उतना ही एंगल से क्रेस्ट यहाँ भी बना है, तो यहाँ पे फेज में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे फेज में डिफरेंस है, क्योंकि ये जिस एंगल से गिरा वो उतने एंगल से नहीं गिरा, ये इतना एंगल ड्रॉ किया, इसने सिर्फ इतना एंगल ड्रॉ किया। समझ लो बात, यही है फेज डिफरेंस यानी कलांतर। ये है सेम फेज, ये भी है सेम फेज, दोनों सेम फेज है, लेकिन अभी सेम फेज समान कला और ये कलांतर क्या है, तो कलांतर क्या है कि सेम फेज में वेव होते हुए भी ऐसा कंडीशन हो सकता है कि दोनों जो है वो सेम एंगल के साथ ट्रैवल ना करे, तो ऐसे वाले में कलांतर यानी फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ ऐसा नहीं कि फेज डिफरेंस में ये सेम फेज में ही हो सकता है, ये डिफरेंट फेज में भी हो सकता है। सपोज जैसे एग्जांपल बताते हैं, देखो डिफरेंट फेज का मतलब यही ना कि क्रेस्ट तो ट्रफ बन जाए। देखो इसमें क्रेस्ट बना, इसमें भी ट्रफ बना, इसमें क्रेस्ट बना, इसमें ट्रफ बना, दोनों डिफरेंट फेज में है, लेकिन इसके फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, कलांतर नहीं है, इसमें कलांतर है। जितना एंगल से भले इसमें क्रेस्ट है इसमें ट्रफ है, लेकिन दोनों सेम एंगल से ट्रैवल कर रहे हैं, भले डायरेक्शन अलग है, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, लेकिन ये अलग अलग है, ये कुछ और एंगल्स पे गिर रहा होगा, ये कुछ और एंगल पे गिर रहा होगा, तो यहाँ फेज में डिफरेंस है। तो आप समझ गए होंगे कि फेज डिफरेंस मतलब कलांतर का रियल मतलब क्या होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर दो वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं तो दोनों वेव्स सेम एंगल के साथ ट्रैवल कर रहे हैं कि नहीं। अगर सेम एंगल के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ध्यान देना, अगर सेम एंगल के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें फेज डिफरेंस नहीं है, कलांतर नहीं है। और अगर डिफरेंट एंगल से अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फेज डिफरेंस कलांतर है वहां पे। ठीक है, अच्छा अब इस कलांतर का रियल मतलब क्या है, तो अब हम आपको ये समझाते हैं कि कलांतर यानी फेज डिफरेंस इस पे डिपेंड करता है। आप ये भी समझ गए कि पर सेकेंड में नंबर ऑफ वेव्स, एक सेकेंड में जितना वेवों की संख्या होगी वो फ्रीक्वेंसी, और फेज डिफरेंस क्या होता है कि क्या दो वेव्स अगर मैंने लिया है तो वो दोनों वेव सेम एंगल के साथ चल रहे हैं कि नहीं, सेम एंगल के साथ ट्रैवल कर रहे हैं कि नहीं। अगर सेम एंगल के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर यानी जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा वो, है ना, जीरो वैल्यू हो जाएगा। और अगर अलग अलग एंगल के साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं तो फेज डिफरेंस का कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगा। अब इसको क्लियरली कैसे समझाते हैं कि इसका रिलेशन इसके साथ कैसे है, चलो देखते हैं एक और फिगर पे। ठीक है, मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले सेम फेज लेते हैं। ठीक है, सेम फेज यानी समान कला, हिंदी लिख ले पहले, समान कला यानी सेम फेज। ठीक है, देखिए ध्यान देना, देखिए दो वेव्स मैंने लिया, दोनों फेज वेव्स जो है वो सेम फेज में है, समान कला में है, लेकिन अंतर क्या है। मान लो कि एक सेकेंड में, ध्यान देना, एक सेकेंड में एक वेव, दो वेव, तीन वेव, मान लो यहाँ तक एक सेकेंड खत्म हो गया, तो एक सेकेंड में इसने तीन वेव बनाया। देखो एक वेव, दो वेव, फिर तीन वेव, है ना, क्रेस्ट ट्रफ एक वेव, फिर उसके बाद क्रेस्ट ट्रफ दो वेव, क्रेस्ट ट्रफ तीन वेव। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी हुआ आवृत्ति वो 3 हर्ट्ज का होगा, और इसका भी तो फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज का है, देख लो। ठीक है, यानी इस वाले समान कला के दो वेव में आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी यानी जो आवृत्ति है वो है इक्वल।
इक्वल यानी बराबर। दिखा आपको ये बात, फ्रीक्वेंसी इक्वल है दोनों में, 3-3 हर्ट्ज का, 4-4 हर्ट्ज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इक्वल है। तो यहाँ पे कलांतर यानी फेज डिफरेंस, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एंगल सेम सेम होंगे। या इसको आप नियत भी बोल सकते हो, नियत बोलने का मतलब कांस्टेंट, क्योंकि हमेशा तो इसके बीच का जब भी, क्योंकि दोनों सेम सेम चलेंगे, तो कलांतर, जब भी तुम कलांतर डिफरेंस फाइंड करोगे, जब भी तुम उसको घटाओगे तो इक्वल रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो एक कांस्टेंट वैल्यू दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है सेम फेज में दोनों सेम फेज, ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, हो सकता है 1 सेकेंड यहाँ तक खत्म हो गया, तो 1 सेकेंड में 1 वेव 2 वेव, यानी इसका फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज का है, ठीक है। लेकिन ये पहला वाला टर्म चल रहा है, ये दूसरा, इसका फ्रीक्वेंसी कितना, 1 2 3 4 5 हर्ट्ज का, ठीक है। अब इसमें चेंजिंग आएगा, यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, वो है अनइक्वल, यानी बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे था बराबर, तो यहाँ पे जो कलांतर है, कलांतर फेज डिफरेंस, वो वेरिएबल है, यानी परिवर्तनशील, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो सकता है वैल्यू, ठीक है। यानी एक फिक्स वैल्यू नहीं है, यहाँ पे चेंज अलग अलग कंडीशन पे आगे जाके हो सकता है, और भी कोई चेंजिंग हो जाए। यहाँ पे 3 आ रहा है चेंजिंग, कहीं और फ्रीक्वेंसी बदलाव हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के वेव है, यहाँ दोनों सेम वेव है, ये जैसे ही जाएंगे, जहां तक जाएंगे वो एक ही तरह से जाएंगे, तो हमेशा बीच का डिफरेंस बराबर रहेगा, तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट एक नियर देगा। लेकिन ये दोनों का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इसका अलग फ्रीक्वेंसी, इसका अलग फ्रीक्वेंसी, ये कहाँ पहुँचेगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, तो ये इसका जो फेज डिफरेंस है, कलांतर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे, यानी कुल मिला के आपने ये समझा यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी के इक्वल रहने से, किसके इक्वल रहने से, तो फ्रीक्वेंसी के इक्वल रहने से, ठीक है, फेज डिफरेंस यानी कलांतर का मान कांस्टेंट होता है। मैंने क्या बताया कि फ्रीक्वेंसी के इक्वल, यानी अगर 2 वेव्स है या 3 वेव्स है या 4 वेव्स है, अगर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति उसके सबके बराबर है, सबके इक्वल इक्वल, तो उसका कलांतर यानी फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी बराबर ना हो तो उसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। इसी तरह मैंने समान कला का देखा, अब देखते हैं असमान कला पे, यानी डिफरेंट फेज, ठीक है। चलो देखो डिफरेंट फेज, नोटिस करो तो दोनों डिफरेंट फेज है, क्योंकि क्रेस्ट के साथ ट्रफ बना है। लेकिन 1 सेकेंड में मान लो 2 वेव से इसका बना है 2 हर्ट्ज, तो इसका भी 2 हर्ट्ज है ना, क्योंकि 1 वेव 2 वेव हुआ 2 हर्ट्ज का, यानी यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, समझ ही रहो, इक्वल है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति इक्वल है। तो यहाँ पे कलांतर का मान यानी कि फेज डिफरेंस का जो मान है वो कांस्टेंट होगा, समझ रहे हो, कांस्टेंट मतलब नियत, या 0 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि घट के 0 भी हो सकता है। अच्छा, ये पहला फिगर, क्योंकि फिर असमान कला का तो एक और फिगर हो सकता है ना, ये वाला, क्योंकि क्रेस्ट के साथ ट्रफ बना है, लेकिन फिर उसके बाद अलग कंडीशन दे दिया है। 1 सेकेंड में ऐसा हो सकता है कि इसने 2 हर्ट्ज का वेव बनाया, यानी 2 हर्ट्ज हुआ इसका फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4, मान लो 4 मान लेते हैं, 4 या 5, 4 हर्ट्ज का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, अनइक्वल, बराबर नहीं है, तो इसका कलांतर यानी फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा वेरिएबल, यानी परिवर्तनशील, परिवर्तित होते रहेगा। तो आप कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वेव्स की जितनी संख्या होती है 1 सेकेंड में, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, उतना हर्ट्ज।
कलांतर क्या होता है? फेज डिफरेंस की, ठीक है क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट बने या क्रेस्ट के साथ ट्रफ बने, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये कलांतर सब में होगा, यानी कि ये हो या ये हो, समान कला या असमान कला, सेम फेज या डिफरेंट फेज। कलांतर का मेन मतलब क्या है ना कि अगर क्रेस्ट के साथ अगर क्रेस्ट बना रहा है तो क्या दोनों सेम एंगल पे बना रहे हैं या डिफरेंट एंगल पे बना रहे हैं, और अगर क्रेस्ट के साथ ट्रफ बना रहा है तो क्या ये भी दोनों सेम एंगल पे हैं या डिफरेंट एंगल पे। अगर डिफरेंट एंगल पे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कलांतर जो है वो वेरिएबल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर सेम एंगल के साथ चल रहे हैं तो यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक जो उसका रिजल्ट होगा वो एक कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। तो आपको ये समझ में आएगा कि कलांतर यानी फेज डिफरेंस का जो मान है वो मेनली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पे, इसी के कारण इसका वैल्यू होता है। अगर ये देखो ये इक्वल है, यहाँ भी इक्वल, चाहे वो सेम फेज या डिफरेंट फेज कोई भी हो, अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो देखो फेज डिफरेंस कलांतर का मान कांस्टेंट है, और अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है अनइक्वल तो कलांतर यानी फेज डिफरेंस का मान वेरिएबल है। समझ के बाद? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिखना है। और अब हम आपको समझाते हैं कला संबंध और अकला संबंध का मतलब। तो पिछले टॉपिक में अभी तक हमने ये देखा कि एक क्या देखा कि कलांतर जो होता है, कलांतर, ठीक है, कलांतर यानी फेज डिफरेंस, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पे, ठीक है। आवृत्ति अगर समान है, सब वेव जितने भी वेव्स है 1 2 5 मतलब 2 3 4 5 100 1000 कुछ भी हो, उसके अगर फ्रीक्वेंसी यानी अगर आवृत्ति समान है तो उसका कलांतर यानी फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। फेज डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियत, नहीं चेंज करेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब? जब फ्रीक्वेंसी हो जाए समान। जैसी फ्रीक्वेंसी समान यानी इक्वल हुआ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सारे वेव्स के इक्वल हुए, उसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। और जिसके फेज डिफरेंस इक्वल हो गए, जिसके फेज डिफरेंस इक्वल हो गए, वहीं से कहानी चालू हो गया इसका, ठीक है। क्या? देखो अब मान लो ये हम ले लेते हैं एक टॉर्च, कोई भी टॉर्च है, इस टॉर्च को हम कर दिए ऑन, स्विच ऑन करें इसका, तो इसमें से बहुत सारे वेव्स निकले, रे ऑफ लाइट वेव्स के फॉर्म में। मान लो 10 वेव्स निकले, ऐसे बहुत सारे निकलेंगे, मान लो 10 निकले। 10 वेव्स का फ्रीक्वेंसी था समान, 10 वेव्स का फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति हो जाए समान, तो उसका कलांतर क्या हो जाएगा यानी फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो तरंग है जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, उस तरंग को कोहेरेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कोहेरेंट यानी कला संबंध, यानी वो जो तरंग है उसको हम लोग कला संबंध कोहेरेंट कहेंगे। और अच्छा, ये तरंग निकल किससे रहा है? तो इससे, टॉर्च से। तो ये जो टॉर्च है एक स्रोत है, इस स्रोत को हम लोग कोहेरेंट सोर्स यानी कला संबंध स्रोत कहेंगे। समझे? इसमें से जो वेव्स निकला ना, जितने वेव्स निकले, जिनके वेव्स के फ्रीक्वेंसी समान था, जिसके कारण कलांतर कांस्टेंट हो गया, वो जो वेव्स हैं, ये जितने भी 10 15 20 जितने भी 1000 2000 जितने भी वेव्स हैं जिनका फ्रीक्वेंसी समान है और कलांतर कांस्टेंट है, उस वेव्स का नाम कोहेरेंट है यानी कला संबंध, सिर्फ कोहेरेंट, कला संबंधी। और ये जो जिससे ये निकल रहा है, इस टॉर्च से निकल रहा है, इस टॉर्च को कोहेरेंट सोर्स यानी कला संबंध स्रोत कहेंगे। टॉपिक कला संबंध स्रोत का था या कला संबंध स्रोत का, तो ये टॉर्च हो गया कला संबंध स्रोत, और जो तरंग निकले उसको हम कला संबंधी कहेंगे। यानी ये जो टॉर्च है ये आपका कोहेरेंट सोर्स हो गया, और जो वेव्स निकले वो कोहेरेंट हो गया सिर्फ, ठीक है। डिफिनीशन यहां पे लिखा हुआ है, इसको हटाते हैं। डिफिनीशन देखिए, क्या ऐसी तरंगे, देख लो ध्यान से, वही ऐसी तरंगे जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रह जाए यानी कांस्टेंट, तो कला संबंध कहलाती है। और ऐसी तरंग उत्पन्न करने वाली जो प्रकाश स्रोत होती है उसको कला संबंध स्रोत कहते हैं। और इन सभी तरंगों की आवृत्ति समान होती है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी समान होगी, तब ना इसका कलांतर नियत रहेगा, तब ना ये कला संबंध यानी कि कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चा देखिए, दैट वेव्स बिटवीन विच आर कांस्टेंट, ऐसे वेव्स जिनके बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, फेज डिफरेंस यानी कलांतर कांस्टेंट हो जाए विथ टाइम, टाइम के साथ, टाइम बढ़ते रहे वो कांस्टेंट रहे, इट्स कॉल्ड कोहेरेंट। यानी उस तरंग को, सिर्फ तरंग को कोहेरेंट, जितने भी तरंग है सबको कोहेरेंट करेंगे, कहेंगे कला संबंध खाएंगे। और जिस सोर्स से वो लाइट वेव्स निकल रहे हैं उस सोर्स को हम लोग द लाइट सोर्स दैट प्रोड्यूस, मतलब जो उत्पन्न कर रहा है सच वेव्स, ऐसे वेव्स को जिनकी फ्रीक्वेंसी समान है और फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, वैसे वेव्स को
जिससे वो निकल रहा है, ऐसे वेव्स जिससे निकल रहा है, आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स, यानी कि उसको कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। और ये आपको लिख के आपको ये फिगर ड्रॉ कर लेना है, सिर्फ ये नहीं, सिर्फ ये फिगर यहाँ लिख लेना है। ये कोहेरेंट सोर्स हो गया, ये टॉर्च को कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, कोहेरेंट। ये जो तरंग है ना, ये सब कोहेरेंट है, जिसको कला संबंध तरंग, इस सारे तरंग को कोहेरेंट यानी कला संबंध कहेंगे। क्यों, देख लो फिगर, सबका फ्रीक्वेंसी समान है। देखो 1 सेकेंड में हर एक बराबर बराबर डिस्टेंस, बराबर बराबर वेव्स, जितने भी रे ऑफ लाइट है हर एक 1 सेकेंड में इक्वल इक्वल वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कला संबंध हो गया और ये कला संबंध स्रोत हो गया टॉर्च। ठीक है, दूसरा डिफिनीशन आप यहां लिख लोगे, कला संबंध कोहेरेंट, और उसका ये डिफिनीशन इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी वाला हिंदी में लिख लीजिए। अच्छा, एक और चीज इसमें छूटा हुआ है, इन सभी तरंगों की आवृत्ति समान होती है। तो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेगा, वो छूट गया था कि इन सभी तरंगों का, आप इसका तो ट्रांसलेट कर ही सकते हो, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल दीज रेज आर इक्वल। ठीक है, यानी जितने भी, क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल दीज रेज आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे और उसके बाद ये आप फिगर बना लेना। दूसरा आपको खुद लिखना है, अकला संबंध यानी नॉन कोहेरेंट सोर्स का डेफिनेशन आपको खुद लिखना है। आप क्या करना, ऐसे इंग्लिश हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या करेगा, ऐसी तरंगे जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत नहीं, यहाँ पे चेंज करें, समय के साथ बदलते रहते हैं, बदलते, नियत के जगह लिख देंगे बदलते रहते हैं। ठीक है, या नियत नहीं रहते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि ऐसी तरंगे जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत, यहां नहीं लगा दो, सिर्फ नहीं रहते हैं तो वो अकला संबंध, यहां नहीं लगा दो तो यहां हो जाएगा अकला संबंध कहलाती है। और ऐसी तरंगे उत्पन्न करने वाली प्रकाश स्रोतों को अकला संबंध, यहां भी अ लगा देना। ठीक है, यहां नहीं लगाना है, नहीं, अ लगा देना है, यहाँ अ लगा देना है। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्या करेगा, डेड वेव्स बिटवीन विच आर नॉट कांस्टेंट, यहाँ नॉट लगा दो, नॉट कांस्टेंट फेज डिफरेंस विथ टाइम इज कॉल्ड नॉन कोहेरेंट, नॉन लगेगा यहाँ, बाकी तो समझ रहे हो, फिर यहाँ पे नॉन लगेगा और उसके बाद ये वाला फिगर ड्रॉ कर लेना। और उसी तरह से जैसे यहाँ कोहेरेंट लिखे, यहाँ नॉन कोहेरेंट लिख देना, और सोर्स, और यहाँ पे जो कोहेरेंट लिखे इधर नॉन कोहेरेंट लिख देना। समझ के बाद, तो ये डिफिनीशन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अकला संबंध यानी कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट में एक और बात हम आपको समझाना भूल गए कि जितने भी आपको नॉर्मली आप स्रोत देखते हो, सोर्स देखते हो जहाँ से लाइट निकलता है, वो लगभग नॉन कोहेरेंट होते हैं, यानी कि अकला संबंध। जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, आपके कैंडल का प्रकाश हो गया यानी मोमबत्ती, लैंप का प्रकाश हो गया, या फिर नॉर्मली एलईडी बल्ब, ये सब जितने भी स्रोत हैं प्रकाश के स्रोत, ये नॉन कोहेरेंट है। नॉन कोहेरेंट कहने का मतलब अकला संबंध, यानी इनमें जो किरण निकलती है, इन सब चीज़ों से जो प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट जो निकलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी समान नहीं होती है, आवृत्ति समान नहीं होती, जिसके कारण उसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता है, तो वो अकला संबंध यानी कि नॉन कोहेरेंट सोर्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन कला संबंध है क्या, उसका एग्जाम्पल तो लेजर लाइट का नाम सुने हो, तो लेजर लाइट जो होता है वो कोहेरेंट का एग्जाम्पल है, यानी कला संबंध का उदाहरण है। और नॉन कोहेरेंट बाकी जितने भी आपको ये सूर्य का प्रकाश, बल्ब भी सब दिखाई दे रही है, ये सारा नॉन कोहेरेंट है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखना। और कोहेरेंट यानी कला संबंध जो स्रोत है, कोहेरेंट सोर्स जो है, उसका एग्जाम्पल लेजर लाइट है। और लेजर लाइट के बेस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक प्रयोग हुआ था, जिसका नाम रखा गया था यंग का प्रयोग। यंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने, आपने देखा था जब हम लोग हाइगेंस का थ्योरी पढ़ रहे थे, तो हाइगेंस ने प्रकाश को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मान लिया था, अनुदैर्ध्य तरंग। तो फ्रेनल और यंग दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने फिर लाइट को बताया कि लाइट के बारे में उन्होंने बताया कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव न होकर लाइट ट्रांसवर्स वेव है, यानी अनुप्रस्थ तरंग है। तो वहाँ पे आपने यंग का नाम सुना था। तो यंग ने एक प्रयोग किया था, यानी प्रकाश के व्यतिकरण का चैप्टर चल रहा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का सबसे पहला डिस्कवर जो है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, उस कथन को बाहर कौन लाया, तो सबसे पहले लाए थे यंग। अपने एक्सपेरिमेंट में उसको कर रहे थे, जिसका नाम रखा गया था यंग का प्रयोग, यानी यंग्स एक्सपेरिमेंट, जो कि 1801 ईस्वी में किया गया था। कब? 1801 ईस्वी में यंग का प्रयोग किया गया था। तो अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है यंग का प्रयोग। ठीक है, आसान सा टॉपिक है, एग्जाम में आता भी है, बहुत छोटा टॉपिक है, 5 नंबर का आता भी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप कंप्लीट रखो, आ भी सकता है नहीं भी। तो यंग का प्रयोग, यंग्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको समझते हैं ये क्या होता है।
तो यंग अपने प्रयोग में क्या किया, अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि व्यतिकरण इंटरफेरेंस है क्या। तो इंटरफेरेंस यही है ना कि जब वेव्स जाके, दो वेव्स जाके किसी पॉइंट पर अध्यारोपित होते हैं या सुपरपोज्ड होते हैं, तो वो या तो मैक्सिमम इंटेंसिटी देते हैं यानी एम्पलीट्यूड बढ़ा, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी तीव्रता महत्तम देते हैं, यही तो अपने कंडीशन भी पढ़ा था, और या तो न्यूनतम देते हैं यानी मिनिमम इंटेंसिटी देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट को इन्होंने कैसे किया, उन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया जिसमें से एक तरह का लाइट निकल सके। ठीक है, और वो मान लो कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स उन्होंने लिया। ठीक है, यानी कला संबंध स्रोत, यानी कि जिनमें से जितने भी वेव निकले वो सारे सेम फ्रीक्वेंसी के साथ निकले, सेम आवृत्ति के साथ निकले। और अगर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति अगर सेम रहे तो कलांतर यानी फेज डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे मैंने सोर्स लिया, और वो सोर्स लेजर लाइट लिया जा सकता है तो लेजर लाइट मैंने लिया। और उन्होंने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा के उसमें एक नैरो मतलब एक पतला सा होल कर दिया। ठीक है, होल करने के बाद क्या हुआ, जैसे एक स्क्रीन है, एस नाम रखते थे स्क्रीन। ठीक है, दो स्क्रीन लेंगे तो S1 नाम रखते थे, एक का नाम S2 रख देंगे। तो यहाँ से लाइट ऐसे निकला, ऐसे लाइट वेव्स के फॉर्म में निकलता है, आपको पता है, ऐसे फैलते जाता है ना लाइट ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लाइट निकला। चलो पेंसिल से बनाना आप लोग फिगर। ये वेव्स यहाँ तक आया, जैसे ये नैरो स्लिट के पास पहुँचा, इसको रेखा छिद्र भी बोला जाता है, रेखा छिद्र इस स्क्रीन को, नैरो स्लिट जिसमें एक होल किया गया है। ठीक है, जब यहाँ से वेव्स निकलेंगे तो फिर ऐसे ऐसे, समझ रहे हो बात, इसके आगे उन्होंने एक और स्लिट रखा, एक और नैरो स्लिट रखा जिसमें उन्होंने दो होल किया। ठीक है, ये S2 नाम रख देते हैं, और इस तरह से वेव बढ़ते गया, सपोज यहाँ तक पहुँचा। आप लोग भी पेंसिल से बनाओगे तो ऐसे मिट जाएगा आराम से, तो ऐसे इक्वल इक्वल दिखेगा। यहाँ के बाद वेव्स जो है वो दो अलग अलग स्रोतों से निकलेगा। समझ रहे हो, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा और बड़ा बड़ा बनाते हैं। इक्वल इसमें से भी निकलेगा, इसमें से भी, ऐसे 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 ऐसे। चलो एक निकाल लेते हैं। ना ऐसे बढ़ते चला जाएगा, इससे भी निकलेगा। समझ रहे हो कैसे फिगर ड्रॉ करना है आपको, और भी ऐसे जाएगा। अब स्पेस का कमी है, इतना ही पे काम चला लेते हैं। ठीक है, चलो देखो आपने क्या देखा, यहाँ से हमने एक स्रोत लिया। ठीक है, तो ये आपका मूल स्रोत हो गया, मूल स्रोत यानी फंडामेंटल सोर्स बोल सकते हैं या मेन सोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक वो वही था, एक सोर्स था, लेकिन यहाँ के बाद जब ये दो भाग में बटा तो दो अलग अलग स्रोत इसको मिल गए। ठीक है, दो अलग अलग इसका सोर्स हो गया, यानी लाइट अब यहाँ से भी वही लाइट है लेकिन दो भाग में बट गया, क्योंकि ये स्क्रीन था या कोई एक दीवार मान लो, बीच में छेद है, तो अब इस होल से होते हुए लाइट निकलेगा। ठीक है, ऐसे और भी ऐसे थोड़ा लंबा लंबा इंटरसेक्ट, अगर इक्वली इक्वली काटो तो थोड़ा बड़ा बड़ा कटेगा, है ना, कितना बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये एक लाइन में से जाएगा। ठीक है, और भी बड़ा बड़ा, हालांकि थोड़ा तो बड़ा ही होना चाहिए था। चलो इतना में भी काम करेगा। अब यहाँ पे हम एक स्क्रीन लगा देते हैं, पर्दा। ठीक है, यहाँ पे मान लो दीवार लगा, इसमें से लाइट ना निकले बाहर, सिर्फ यहाँ से लाइट निकले, वैसा मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया। यहाँ एक नैरो स्लिट भी इसको बोला जाता है, इसको भी नैरो स्लिट, इसमें दो होल है, इसमें सिंगल होल है। ठीक है, इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिखवाया जाएगा। यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ऐसे ऐसे चीज़ को लिया, कोहेरेंट
एक नैरो स्लिट जिसमें एक होल था, एक और नैरो स्लिट जिसमें 2 होल था। जब लाइट यहाँ से जाके, अब देखो ये लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और आपने देखा था, आपको क्या बताया गया था कि जब 2 वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, याद करो वो चैप्टर इंटरफेरेंस वाला टॉपिक, प्रकाश का व्यतिकरण जब पढ़ा रहे थे, उसमें बताया कि जब 2 फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 समान आवृत्ति के साथ वेव्स ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, और जाने के बाद किसी एक पॉइंट पर सुपरपोज्ड होंगे, तो सुपरपोज्ड होने के बाद वो मैक्सिमम वैल्यू भी दे सकते हैं या मिनिमम वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कब, मिनिमम कब? मैंने बोला था कि अगर 2 वेव्स सेम फेज में मिले, समान कला में, तो ये रिजल्ट मैक्सिमम, और अगर जो वेव डिफरेंट फेज में मिले वो रिजल्ट मिनिमम, हो सकता है 0 भी कर दे। तो यही सिचुएशंस यहां हुआ। जब ये स्क्रीन लगा और यहाँ से लाइट ऐसे निकला, तो लाइट एक दूसरे को, ये वाला सोर्स और ये वाला सोर्स दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए चला गया, है ना। हालांकि अगर हम इसमें नैरो स्लिट न लगाते तो ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। मान लो ये सब हटा देते तो ये लाइट ऐसे बढ़ते हुए चला जाता। लेकिन मैंने एक ही सोर्स को 2 होल करके और बाकी लाइट को रोक के मैंने 2 सोर्स बना दिया, है ना। यहाँ से अब लाइट यहाँ से निकल रहा है, तो ये एक सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया, और ये दोनों लाइट एक दूसरे को क्रॉस करने लगा। अच्छा, जब लाइट एक दूसरे को क्रॉस करने लगा तो ऐसा हुआ होगा कि जब लाइट किसी पॉइंट पे मिल रहे होंगे, वेव्स अगर किसी पॉइंट पे मिल रहे होंगे, तो कहीं ऐसा सिचुएशंस आया होगा कि वो सेम फेज में मिल रहे होंगे, सेम फेज में, और कहीं हो सकता है कि डिफरेंट फेज में मिल रहे होंगे। आप यहाँ देख, फिगर तो वहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, लाइट का पार्टिकल्स इतना छोटा छोटा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई 2 वेव्स ऐसे होंगे जहाँ सेम फेज भी मिल रहे होंगे, 2 वेव्स डिफरेंट फेज में भी मिल रहे होंगे, क्योंकि 2 ही चीज हो सकता है, या तो वो सेम फेज में मिले होंगे या तो वो डिफरेंट फेज में मिले होंगे। तो बहुत सारे वेव्स ऐसे होंगे जो सेम फेज में मिले होंगे, और बहुत सारे ऐसे वेव्स होंगे जो डिफरेंट फेज में मिले होंगे। तो इसका, जब सेम फेज में मिले होंगे तो उसका जो इंटेंसिटी यानी तीव्रता है वो महत्तम हो गया, और जिसमें डिफरेंट फेज में मिले होंगे तीव्रता न्यूनतम हो गया होगा, इंटेंसिटी मिनिमम हो गया होगा। तो इस तरह से उनको फ्रिंज प्राप्त हुआ। फ्रिंज का मतलब वो इंटेंसिटी लाइट का ऐसे ऐसे प्राप्त हुआ, कहीं पे ब्राइट यानी चमकीला, ठीक है, तो कहीं पे डार्क, फिर कहीं ब्राइट तो कहीं डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे होते हुए। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पे ये वेव्स, तो अभी और स्क्रीन को अगर पर्दा दूर रखा जाए उस पर्दे को, तो ये लाइट तो ऐसे फैलते हुए जाएगा, और एक कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये दोनों सोर्स का जो रे निकल रहा है वो पूरा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करने के बाद जो स्क्रीन पे लाइट पड़ेगा, पॉइंट पर मिलने के बाद जो लाइट, जब हर एक दूसरे को काट रहा है, तो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे तो ये लाइट जाएगा। तो जो लाइट इस कंडीशन में हुआ होगा, जो लाइट इस तरह से मिलके और पर्दा पे गिरा होगा, वो मैक्सिमम यानी महत्तम तीव्रता दिया होगा, यानी वहां चमक बढ़ गया होगा, तो वो ब्राइट फ्रिंज बन गया होगा। और कोई एक ऐसा कंडीशन होगा जहां पे ये इस तरह से सिचुएशंस दिया होगा, है ना, यानी कि वो डिफरेंट फेज में मिला होगा, तो वहां चमक घट गया होगा, तो यहाँ काफी चमक हो गया, ज्यादा लाइट आ गया होगा, फिर यहाँ अंधेरा रहा होगा, फिर यहाँ पे सेम फेज में ऐसे लाइट मिलके यहाँ पे आया होगा, तो यहाँ पे ज्यादा चमक हो गया होगा, फिर अंधेरा, चमक, अंधेरा, या हो सकता है पहले अंधेरा फिर चमक, यानी हर एक के बाद पहला ब्राइट होगा तो दूसरा डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ऐसे ऐसे उन्होंने एक कंडीशन फाइंड किया। यानी उन्होंने एक ऐसा फिनोमिनन देखा कि अगर एक ही सोर्स वाले लाइट को अगर हम किसी आर्टिफिशियल मेथड लगा के हम अगर 2 सोर्स में बांट देते हैं, तो वो बांटने के बाद जब स्क्रीन पर मिलता है वो रिजल्ट, तो कहीं पे ब्राइट फ्रिंज, कहीं डार्क फ्रिंज, हिंदी में भी फ्रिंज, इंग्लिश में भी फ्रिंज, यानी चमकीला फ्रिंज, है ना, यानी कहीं दीप्त फ्रिंज, कहीं अदीप्त फ्रिंज, यानी कहीं ब्राइट फ्रिंज तो कहीं डार्क फ्रिंज मिला। और ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिला? जब सेम फेज का कंडीशन रहा होगा, लाइट ऐसे होंगे जब इस तरह से मिला होगा, और कुछ ऐसे रे ऑफ लाइट होंगे जो इस तरह से मिला होगा, तो कहीं डार्क, कहीं ब्राइट, कहीं डार्क, कहीं ब्राइट, ऐसे ऐसे कंडीशंस मिला। और यही है यंग का प्रयोग, यंग्स एक्सपेरिमेंट। कोई बड़ी टॉपिक नहीं है, जो डिस्प्ले पे आपके सामने शो कर रहा है इसको आपको लिख लेना है, और उसके बाद ये फिगर ड्रॉ कर लेना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है यंग का प्रयोग, ठीक है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो आपको दिख रहा है, तब ना वो जो डिस्प्ले पे शो कर रहा था उसको लिखने के बाद ये फिगर ड्रॉ करोगे।
तो हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए कि यंग का प्रयोग क्या है। अब यंग के प्रयोग में जो फ्रिंज उत्पन्न हुआ, फ्रिंजेज डार्क और ब्राइट का, उसका कंडीशन क्या है, आप वो किस तरह से फाइंड कर सकते हो, यानी उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी चीज़ है, क्या क्या शर्त है, जिसमें आपके सामने ये लिखा हुआ है बोर्ड पे। सबसे पहला है दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होनी चाहिए, यानी बोथ लाइट सोर्सेज मस्ट हैव कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब हम आपको समझा दिए कि एक ऐसा सोर्स होना चाहिए, दो ऐसे सोर्स होना चाहिए लाइट का, यानी दो मान लो टॉर्च ले लेते हैं तो दोनों ऐसे टॉर्च होने चाहिए जिसमें दोनों कोहेरेंट हो। और कोहेरेंट कहने का मतलब इसका फ्रीक्वेंसी, इसमें से जितने भी लाइट निकल रहे हैं, वेव्स निकल रहे हैं, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम हो तो दोनों के फेज डिफरेंस यानी कलांतर जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यानी कि दो सोर्स है, अगर आपके पास दो सोर्स नहीं है, मान लो एक ही सोर्स है, तो आपने देखा कि वो एक दीवार लगा के उसमें दो होल करके और उसको दो सोर्स बना दिया गया। तो मान लो कि एक टॉर्च है और इसमें से जितने भी लेजर लाइट का निकल रहे हैं, तो अगर दो सोर्स से होकर भी पार होंगे, दो छिद्र से होकर भी पार होंगे, तो वो एक ही तरह से रहेंगे। तो वो मस्त है, वो होना चाहिए आपको, यानी कि कोहेरेंट होना चाहिए, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होना चाहिए। दो सोर्स कोहेरेंट होनी चाहिए, दो सोर्स कला संबंध होनी चाहिए, तभी हम व्यतिकरण फ्रिंज यानी इंटरफेरेंस फ्रिंजेज को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, स्रोतों को एक वर्णी होनी चाहिए। एक वर्णी मतलब एक रंग। सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे। मोनो मतलब एक होता है, तो एक वर्णी प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश एक वर्णी नहीं है क्योंकि उसमें 7 रंग होते हैं, 7 अलग अलग किरण होते हैं ना, आपने पढ़ा था वैजानी, पिनाला, विबजोर। तो वैसे नहीं, एक ऐसा कलर जिसमें वो कॉम्बिनेशंस नहीं, वो अकेले अपने आप में एक हो। जैसे प्राइमरी कलर है रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, ये सब जो है वो प्राइमरी है, मोनोक्रोमेटिक। लेजर ले लो सीधा सीधे, रेड टाइप का होता है तो वो मोनोक्रोमेटिक है, मतलब वो किसी अलग कलर का कॉम्बिनेशन नहीं है। जैसे व्हाइट लाइट 7 का हो जाता है, कोई और कलर किसी और कलर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा। लेकिन एक ऐसा कलर आपको ऐसे लाइट लेना है, जितने भी दो सोर्स हैं तो दोनों सोर्स ऐसे लेना हो जो मोनोक्रोमेटिक हो, एक वर्णी, यानी उसमें एक ही वर्ण हो, उसमें दूसरा वर्ण का कॉम्बिनेशन नहीं हो। तीसरा, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होनी चाहिए, यानी एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स मस्ट बी इक्वल, यानी दोनों तरंगों के आयाम बराबर होनी चाहिए। आयाम मैंने बताया था ये, तो दो वेव्स अगर निकल रहे हैं तो दोनों वेव्स के अगर इसका आयाम मान लो 2 सेंटीमीटर का है तो इसका भी आयाम 2 सेंटीमीटर का, आयाम तो एक लेंथ ही है ना, तो अगर उसका 3 सेंटीमीटर तो इसका भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी दो तरंग अगर सुपरपोज्ड हो रहे हैं तो दोनों का एम्पलीट्यूड यानी आयाम बराबर होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन है। चौथा, प्रकाश स्रोत को संकरा होनी चाहिए, यानी लाइट सोर्स शुड बी नैरो। अच्छा, क्यों? क्योंकि लाइट एक दूसरे को क्रॉस कैसे करेगा? अगर मान लो दोनों सोर्स अगर पैरेलल लाइट देते हैं, जैसे यहाँ से लाइट जला है, यहाँ से लाइट जला है, और ये लाइट एकदम सीधे सीधे चल गया और ये भी लाइट एकदम सीधे सीधे चल गया, ठीक है, तो ये कभी एक दूसरे को क्रॉस करेगा। जैसे लेजर लाइट अगर हम जलाएं, लेजर लाइट को आपने क्या किया, अगर आप लेजर लाइट यहाँ से जला देते हो एक लेजर लाइट, तो लेजर लाइट हमेशा सीधे जाएगा, ऐसे करके नहीं, यहाँ से भी ऐसे जाएगा सीधे, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो इसीलिए उपाय लगा दिया गया कि दो सोर्स ना लेके एक वो सोर्स ले लिया गया, ठीक है, और उसके बाद एक होल से करवा के यहाँ से पार करवाया और फिर यहाँ पे दो और होल कर दिए। तो जब ये लाइट मान लो यहाँ पे मान लो नज़दीक नज़दीक ही है, नज़दीक है, और ये लाइट थोड़ा सा इसके कारण से थोड़ा सा लाइट फैल गया, हालांकि ये फैलता नहीं, लेकिन आगे हम बताएंगे कि अगर ये नैरो स्लिट अगर हम यहाँ पे लगा दिए तो ये लाइट थोड़ा सा फैलेगा। ये लास्ट चैप्टर हम लोग ऑप्टिक्स का पढ़ेंगे इसके बाद, जिसमें विवर्तन का चैप्टर आएगा डिफ्रैक्शंस के, जिसके कारण शैडो छाया का निर्माण होता है। ये लाइट ऐसे फैला, और लाइट जब फैला, मैंने यहाँ दो नैरो स्लिट किया तो फिर यहाँ से लाइट निकला और फिर एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर एक वर्णी प्रकाश तो ठीक है, एक कलर वाला तो ठीक है, लेकिन स्रोत संकरा क्यों? संकरा का मतलब हिंदी में, इसको इंग्लिश में अगर समझा जाए तो नैरो होता है। अब ये नैरो क्या होता है? आपने जीन्स देखा है, नैरो जीन्स होता है, क्या होता है, नीचे जाके एकदम चिपक जाता है और ऊपर फैला हुआ रहता है, तो यही तो नैरो है, यानी पैरेलल लाइन नहीं, ये नैरो है, ये नैरो आकार का है। ऐसे भी हो सकता है, उधर चिपका हुआ और इधर फैला हुआ, तो मतलब लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे तो ये पैरेलल हो गया। जैसे आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है, यही है नैरो सोर्स, आपको दो सोर्स दिखाई दे रहे होंगे, दोनों सोर्स में से लाइट फैलते हुए आ रहा है तभी तो क्रॉस कर रहा है। अगर लाइट एकदम सीधे सीधे आता दोनों का, अगर लाइट दोनों का फैलता नहीं तो कभी एक दूसरे को क्रॉस करता नहीं, और जब क्रॉस नहीं करेगा तो इंटरफेरेंस का थ्योरी नहीं दे पाएगा, और जब इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण का जब थ्योरी नहीं देगा तो फ्रिंजेस भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा।
सिंपल सा बात है। तो इसीलिए प्रकाश स्रोत यानी जो लाइट जो सोर्स है वो नैरो होनी चाहिए, और नैरो का मतलब जो आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है यही होना चाहिए। यानी एकदम ऐसा नहीं कि सीधे लाइट ट्रैवल कर, लाइट ऐसे फैलते हुए निकले, है ना। तो फैलते हुए जब निकलेगा तो एक तरफ पतला हो जाएगा और एक तरफ जाके आगे में चौड़ा होते जाएगा, तो ये नैरो हो गया। नैरो का यही तो मतलब होता है ना। तो आप समझ चुके हैं। तो ये 4 कंडीशन है फ्रिंज प्रोड्यूस करने के, आप इसको लिख लीजिए, ये 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। और ठीक है, अब हम लोग लास्ट वीडियो अगले दिन देखेंगे। ठीक है, उस वीडियो में आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो कि 5 मार्क्स का टॉपिक होगा। तो अगला टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। 80% चांस है कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसको कंप्लीट अच्छे से करना है। तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। फिर आपका ये वेव ऑप्टिक्स का सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग थर्ड चैप्टर में इंटर करेंगे। फिर थर्ड चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो आपका ऑप्टिक्स का पूरा कहानी खत्म, ऑप्टिक्स ही खत्म हो जाएगा। और फिर हम लोग करेंगे इंटर मॉडर्न फिजिक्स में। हो सकता है उस समय तक लॉकडाउन खत्म हो जाए, अगर नहीं भी रहा तो हमारा जो सिलेबस है वो कंटिन्यू रहेगा। आपका सिलेबस किसी भी हाल में पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम आपके सिलेबस को मेंटेन कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। थैंक यू।